तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसकी जो आपकी तीसरी वाली बुक है यानी थर्ड बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली। तो इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो उन सभी क्वेश्चंस को इस एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि हमारी थर्ड वाली बुक है ना? तो देखिए आपकी एक थर्ड वाली बुक भी होती है अभिव्यक्ति माध्यम की, जिसके अंदर से आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं हिंदी के फाइनल एग्ज़ाम की बात करूँ, तो 17 फरवरी वो डेट है, 17 फरवरी 2026 जिस दिन मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है? और 18 फरवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम है। तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो के अंदर जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम की बुक है ना, इसके अंदर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट मुझे 13 घंटे लग गए, 13 से 14 घंटे रफली लगा लीजिए मुझे इस वीडियो के कंटेंट को इकट्ठा करने में, क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, क्योंकि ना मैंने बिल्कुल बैठ करके हमारी टीम बैठ करके छाँट-छाँट करके क्वेश्चंस को निकाला है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना? तो अराउंड अराउंड यहाँ पर 40 से 50 मिनट तक का ये वीडियो हो सकता है जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों हिंदी के पेपर में, अगर मैं अभिव्यक्ति माध्यम की बात करूँ तो। और हमारी इतनी मेहनत को अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर 700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो इससे जो हमारा ओवरऑल मोटिवेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियोज़ को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके अपने डाउट्स को डायरेक्टली आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन हमारे निकलते हैं अभिव्यक्ति माध्यम की बुक के अंदर से इम्पोर्टेंट वाले उन सबको एक-एक करके देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि डायरी की परिभाषा लिखिए, ठीक है? कि डायरी होता क्या है? तो देखिए डायरी जो होती है वो एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है, जो कि कुछ इस तरह की हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरी हो गया हमारा, ऐसा भी डायरी होता है जिसके अंदर इस तरह से ये निकला होता है ना? रिबन टाइप का, इस तरह का भी डायरी हो सकता है। डायरी होता क्या है? अगर साधारण शब्दों में बोलूँ तो एक नोटबुक होता है, जैसे एक कॉपी होता है ना, तो उसी तरह का डायरी होता है जिसके अंदर हम अपनी जानकारी को लिखते हैं कि भैया आज हमने कैसा महसूस किया, आज हमने क्या-क्या चीज़ें देखी। अपनी सारी निजी जानकारियों को हम डायरी के अंदर लिखते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है, ठीक है? और डायरी के अंदर आपको 365 दिन का आपको डेट देखने को मिल जाएगा, तो हर डेट पर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, इस तरह से हर पन्ने पर। क्लियर है? अब बाकी जो लिखी हुई चीज़ें उनको देख लेते हैं। देखिए, ये क्या होती है, एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिनके पन्नों पर साल के 365 दिन की जो तिथियाँ होती है, यानी कि डेट्स होते हैं वो लिखी हुई होती हैं और हर पृष्ठ पर खाली जगह छूटी हुई होती है, ठीक है? और जहाँ पर हम अपनी सूचना, निजी बातों को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है? या दर्ज करने के लिए। तो डायरी क्या होता है बच्चों? डायरी एक इस तरह का नोटबुक हो गया हमारा, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है और 365 दिन जो हमारा होता है, 1 साल के अंदर जो 365 दिन होते हैं, उसकी जो डेट्स होती है यानी तारीखें होती हैं, वो लिखी हुई रहती हैं और वहाँ पर हम अपनी सूचनाओं, निजी बातों, जानकारी वगैरह को लिख सकते हैं ईज़िली। और डायरी हमारी सबसे प्रिय यहाँ पर क्या होती है? मित्र इस तरह से होती है बच्चों, फ्रेंड होती है, ठीक है? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर हमारे बारे में कोई जानता है तो वो हमारी डायरी ही है। जो बच्चे डायरी लिखते होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। आगे देखिए बताया गया है और डायरी के बारे में बातें कि डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभव, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का यहाँ पर विवरण लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए आगे क्या बताया गया है कि डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक भावना समस्त प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते उसे हम यहाँ पर डायरी में लिखते हैं, ठीक है? तो मैंने भी डायरी लिख रखा है बच्चों, बड़ा मजा आता है। और डायरी लिखेंगे ना, अगर आप, जो बच्चे नहीं लिखते उनको मैं बता रहा हूँ, डायरी लिखेंगे तो आपको एक ना रिलैक्स सा फील होगा। जो चीज़ें आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, जो आपके सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है, ठीक है? चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं या और भी कोई हो सकते हैं, जिसके साथ आप वो शेयर नहीं कर सकते बातें, वो आप डायरी में लिख दीजिए आराम से, ओके? और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। बस ये याद रखिएगा कि वो डायरी किसी के हाथ ना लगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम 2026 की तैयारी को
नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा तैयारी करें, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। इनको आप लेकर के अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है और 50% के डिस्काउंटेड रेट पर आप यहाँ पर सैंपल पेपर को लेकर के अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जनसंचार के विभिन्न कार्य और आधुनिक माध्यम क्या है और कैसे ये समाज में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार करते हैं। तो समझिए पहले जनसंचार क्या होता है। तो देखिए, जिसे अंग्रेजी में हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ये तब होता है जब बड़ी संख्या में लोग जो है ये लोगों तक सूचना पहुंचाए जाए। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है पहला शिक्षा देना, जो कि एजुकेशन हो गया आपका। जनसंचार के माध्यम से लोगों को नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम, रेडियो शिक्षा आदि, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो जनसंचार होता है अंग्रेजी में जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके तहत हम लोगों को शिक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑनलाइन देना हो या फिर शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम वगैरह हो, रेडियो शिक्षा के द्वारा हम यहाँ पर लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। पहले के ज़माने में आपको तो पता नहीं होगा, ठीक है, हालांकि मैं भी उस ज़माने से नहीं पढ़ा हूँ। पहले के ज़माने में ना दूरदर्शन पे क्लासेस हुआ करती थी। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, दूरदर्शन पे क्लासेस होना उस टाइम पे। ओके बच्चों, आगे देखिए, सूचना देना। तो जनसंचार का एक आप ये भी लिख सकते हैं, इसका काम होता है सूचना देना। यह कार्य जनता तक समाचार, ज्ञान और तथ्य पहुंचाने का होता है, जैसे समाचार पत्र, मौसम की जानकारी, सरकारी घोषणाएं आदि। ठीक है, तो जनसंचार के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है, उनको अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में बताया जा सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला होता है मनोरंजन। अब ये क्या चीज़ है जी, देखिए, जनसंचार के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है, जैसे फिल्मी, टीवी शो, वेब सीरीज़, गाने और गेम्स के द्वारा। अब देखिए, जनसंचार के माध्यम से ना आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट करना बहुत आसान है। आप देखिए, जैसे एक व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा ना एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस तरह से इंस्टा खोल सकता है, यूट्यूब खोल सकता है, कोई वेब सीरीज़ देख सकता है, कोई टीवी सीरीज़ देख सकता है। इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी ये अच्छा साधन माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है आधुनिक जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये शामिल है, जहां लोग तुरंत खबरें और विचार साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाइट और व्लॉग्स भी विभिन्न विषयों पर जानकारी देने का कार्य करते हैं। ई न्यूज़ और डिजिटल मीडिया जैसे दैनिक भास्कर, आज तक, बीबीसी, द हिंदू द्वारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पर भी ताजगी से भरी हुई सूचनाएं यहाँ पर मिल जाती हैं हमें। तो देखिए, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसमें आप यहाँ पर व्हाट्सअप का प्रयोग करते हैं, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, भिन्न भिन्न चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप पे हम तुरंत जो है बातचीत कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं इस तरह से बातों को। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं ना। और इंटरनेट पे तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाता है, सूचनाएं मिल जाती हैं। कई ऑनलाइन पोर्टल भी है जहाँ पर हमें मिल जाता है, वेबसाइट वगैरह, जैसे दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाएगा, खबरें मिल जाएंगी। ठीक है, और हम कोई भी न्यूज़ को, कोई भी खबर को तुरंत अपने दोस्त के साथ यहाँ पर साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। कुछ और बातें भी बताई गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इन माध्यमों के जरिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार समाज में बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे जनसंचार के माध्यम है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का, शिक्षा का, मनोरंजन का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं समाज में बड़े पैमाने पर। ठीक है, लार्ज स्केल पर। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि पटकथा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ध्यान से समझिएगा, पटकथा क्या होता है। तो देखिए, पटकथा, ये जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पट यानी कि पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी, अर्थात ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई या दृश्य हमें देखने को मिले। ठीक है, अब पर्दे पर हमें कहानी कहाँ देखने को मिलता है, तो अर्थात वह कहानी टेलीविज़न अथवा सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती हैं। अंग्रेजी में इसे ही स्क्रीन प्ले कहते हैं। ठीक है, ये कहानियाँ अक्सर हमें टेलीविज़न पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बड़े पर्दे पर बोले तो आपका जो हॉल वगैरह होता है, सिनेमा घर होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इन्हें ही हम पटकथा कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा प्ले जो कि स्क्रीन पर प्ले होने के लिए बनाया गया है, ऐसा नाटक एक तरह का समझ सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं। जैसे मूवीज़ होती हैं, बहुत सारी आप मूवीज़ यहाँ पर देखते होंगे कि टीवी पे आज मूवी आ रहा है हमारा सूर्यवंशम,
सूर्यवंशम, हीरा बेटे, इस तरह से। तो ऐसी कई सारी मूवीज आती है। तो मूवी आने से पहले बच्चों उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है और फिर जो एक्टर्स होते हैं बच्चों, वो एक्टर्स क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि वो विजुअलाइज हो सके, उन्हें हम देख सके। तो वो जो यहाँ पर एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो क्या है, पटकथा ही तो है वो एक तरह का, समझ रहे हैं आप। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसी कहानियाँ जो टेलीविजन अथवा सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती हैं वो हमारे यहाँ पर पटकथा कहलाता है, अंग्रेजी में से हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसी से संबंधित कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में बताया गया है कि पटकथा लेखक, पत्रकार एवं साहित्यकार ने अपनी पुस्तक, ठीक है, ये यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी जो है वो पटकथा लेखक है, पत्रकार और साहित्य लेखक। इन्होंने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन की एक परिचय में लिखा है कि पटकथा कुछ और नहीं कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के पटकथा के कुछ और नहीं कैमरे से फिल्म पे दिखाई जाने के लिए लिखी गई चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि भैया किस तरह से कैमरे से हम यहाँ पर चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो उसके लिए जो हम कैमरे को लेकर के, जैसे मैंने मान लीजिए कैमरा चालू कर लिया, ठीक है, अब जो आगे प्ले करेगा, स्क्रीन पर प्ले करेगा, जो आगे वहाँ कैमरे के आगे आएगा, तो उसको कुछ बोलना भी तो पड़ेगा, स्क्रिप्ट वगैरह। तो जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जो उसको लेकर के चीज़ें होती हैं, उनको हम यहाँ पर इसको काउंट करते हैं, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी का कहना है। आगे देखिए, पटकथा का स्रोत स्वयं के साथ घटित कोई घटना अथवा आसपास घटित कोई घटना भी पटकथा का आधार बन सकता है। मान लीजिए कि आपके साथ कोई घटना घट गई, तो आप उसको आधार बना करके एक इस तरह का स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि स्क्रीन प्ले में काम आ सके। जैसे कोविड आया था, ठीक है, क्या आया था, कोविड इस तरह से करके आपका यहाँ पर कोरोना वायरस यहाँ पर आया था। तो उस टाइम पे लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी थी, तो लोगों ने उन चीज़ों को ध्यान में रख करके पटकथाएं लिखी हैं और उसको यहाँ पर प्ले करके दिखाया है और जनता ने उसको पसंद भी किया है, ठीक है। या आपके आसपास कोई घटना घट रही होती है, आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिख सकते हैं और उसको आधार बना करके यहाँ पर स्क्रीन प्ले किया जा सकता है। अखबार में छपी कोई समाचार, हमारी अपनी कोई कहानी, इतिहास का कोई व्यक्तित्व अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है, ठीक है। जिसमें से बेस्ट एग्जांपल है, एक छावा मूवी आई है, जो छत्रपति यहाँ पर संभाजी महाराज, जैसे कि वीर शिवाजी, उनके ऊपर इस तरह से ना, मतलब मेरे को तो और ज़्यादा उनके बारे में पढ़ना है, जो बहुत महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और क्या ही बोलूँ, मेरे को उनका हाथ जोड़ करके नमन है, बहुत ज़्यादा मैं उनकी आदर करता हूँ। उनके ऊपर यहाँ पर विक्की कौशल जी ने वो छावा मूवी निकाली है, ठीक है। अभी एग्जाम वगैरह बीत जाएंगे तो मैं भी वो मूवी देखूंगा। तो इस तरह से इतिहास के कोई जो प्रसिद्ध यहाँ पर्सनैलिटी रहे हैं, व्यक्तित्व के लोग रहे हैं, ठीक है, या और कोई चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ पर पटकथा लिखी जा सकती है। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्रकारिता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पत्रकारिता का अंग्रेजी शब्द होता है जर्नलिज्म। क्या होता है? जर्नलिज्म, जो जनरल से बना है, जिसका अर्थ है पत्रिका। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार जैसे कि पत्रकारिता वह साहित्य है जो जल्दी में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड जो है ये कहते हैं कि पत्रकारिता वह साहित्य होता है बच्चों जो जल्दी में लिख दिया जाए, वही पत्रकारिता है, ठीक है। तो इस तरह से, और अंग्रेजी में इसे जर्नलिज्म कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि रेडियो और टेलीविजन के बारे में बताइए और इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और इन दोनों माध्यमों का समाज में क्या प्रभाव है वो हमें बताना है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन जोड़ करके पूछ लिया है। सबसे पहले तो हमसे ये पूछ रहा है कि रेडियो और टेलीविजन जो होता है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, रेडियो हमारा ये है और टेलीविजन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बोला है कि इसकी शुरुआत कब हुई और कब और कैसे हुई, और इन दोनों माध्यमों का समाज में हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो समझिए इस चीज़ को। देखिए, रेडियो के बारे में बताया गया है कि रेडियो एक श्रव्य जनसंचार माध्यम है, ठीक है। जो रेडियो होता है बच्चों, वो श्रव्य संचार माध्यम है, यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ हम देख नहीं सकते ना। ये देखिए, ये रेडियो का मैंने फोटो लगा दिया इस तरह से। इसमें आप कोई चीज़ चलाएंगे तो एफएम पकड़ेगा, है ना, इस तरह से आकाशवाणी वगैरह, इस तरह से एफएम वगैरह पकड़ेगा। ये इसका एंटीना रहा हमारा, इसको आगे पीछे करना होता है ताकि चैनल्स पकड़ सके, ठीक है। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और इसकी खोज 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस तकनीक की मदद से की थी, जिससे रेडियो प्रसारण संभव हो सका, ठीक है। यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके कारण आज आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर पाते हैं। समझ रहे हैं? हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो क्या हमारे फ़ोन में इंटरनेट के लिए केबल लगा होता है? नहीं, इंटरनेट हम यूज़ कर पाते हैं वायरलेस तरीके से।
तो 1895 में जी मार्कोनी थे, उन्होंने ही वायरलेस तकनीक के थ्रू जो है रेडियो का यहाँ पर पॉसिबल बनाया और रेडियो का यहाँ पर प्रसारण संभव हो सका। तो ये तो रेडियो के बारे में कुछ बातें रही। ये वर्ल्ड वाइड बातें थी। अब हम भारत के ऊपर आते हैं, भारत में रेडियो की शुरुआत को लेकर के। तो भारत में 1921 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया रेडियो के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो AIR जो होता है, इसकी स्थापना हुई, जो भारतीय जनमानस तक सूचना और मनोरंजन पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम बना। ठीक है, तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, रेडियो खूब सुना करते थे। यहाँ तक कि जो डाउरी सिस्टम होता था, पहले दहेज की प्रथा हुआ करती थी, ठीक है, जो कि गलत होता है, नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता था कि दहेज में भी रेडियो की डिमांड होती थी कि अरे हमको तो रेडियो चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो जो अपनी खुशी से दहेज वगैरह देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आज के टाइम पे फॉर्च्यूनर या फिर जो कम पैसे वाले हैं, यानी जिनके पास सक्षम नहीं होते हैं, तो वो अच्छी गाड़ी देते हैं, अपाची वगैरह यहाँ पर हो गया, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर क्रेटा वगैरह गाड़ी हो गई। तो ये चीज़ है। तो पहले के ज़माने में रेडियो काफ़ी फेमस था और रेडियो पर AIR आया करता था, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो आया करता था, जिस पर यहाँ पर बहुत सारी मनोरंजन की चीज़ें सुनाई जाती थी। आगे देखिए, टेलीविज़न की बात कर रहा है। टेलीविज़न आप सबके घर में होगा, आजकल तो एंड्रॉयड टीवी आ चुका है, ठीक है, मेरे घर में भी एंड्रॉयड टीवी उधर लगा हुआ है, मेरे आसपास के लोग ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड टीवी यूज़ करते हैं। पहले हम भी वो यूज़ किया करते थे, क्या बोलते हैं, जो डब्बे वाला टीवी होता है ना, मतलब बिना इंटरनेट वाला, तो वो यूज़ किया करते थे। तो लेकिन ज़माना बदल रहा है, अब ज़माना हमारा 2025 चल रहा है, ठीक है, और आने वाले सालों में तो पता नहीं कैसा कैसा टीवी आने लग जाएगा, जिसमें हम छू करके कुछ कुछ महसूस करने लग जाएंगे। तो देखिए, अगर टेलीविज़न के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो आप लिखेंगे बच्चों कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि टेलीविज़न जो है वो एक दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम है, ठीक है, जिसके अंदर हम देख भी सकते हैं चीज़ों को और सुन भी सकते हैं, है कि नहीं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों, टीवी वगैरह पर न्यूज़ वगैरह खूब आती है और सुबह-सुबह जो मोस्टली इंडियन पेरेंट्स होते हैं, खासकर पिताजी जो होते हैं, न्यूज़ लगा लेते हैं इस तरह से, है ना, कि धक-धक इस तरह से, देखिए ये हो गया आज तक, धूम तनाना, है ना, और इस तरह से यहाँ पर सब चीज़ें दिखाई भी जाती है और सुन भी सकते हैं। और रेडियो पर नाटक वगैरह आता है, मैं रेडियो बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। जब टीवी पर नाटक वगैरह आता है तो वो तो काफ़ी फेमस होता है घर की महिलाओं के लिए, है ना, जिसमें सीरियल वगैरह आता है हमारा वो ये बालिका वधू, इस तरह से ना, धूम तनाना रूप, इस तरह से अनुपमा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर टीवी पर देखने को मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि टीवी एक दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है, ठीक है, यानी जिस पे हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है, जिसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक मानी जाती है। 1927 में बेल टेलीफोन ब्लेस ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच पहला टेलीविज़न प्रयोग किया और फिर 1936 में BBC ने पहली बार नियमित टेलीविज़न से सेवा शुरू की, ठीक है। तो इस तरह से बातें बताई गई है। अगर हम बात करें भारत में टेलीविज़न यानी टीवी के बारे में, तो इस तरह से शुरुआत हुई। भारत में 15 सितंबर 1959 को पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामुदायिक विकास था। इसके बाद 15 अगस्त 1965 से नियमित टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुई और 1 अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम दे दिया गया, ठीक है। पहले ये आकाशवाणी के नाम से हुआ करता था और फिर यहाँ पर DD नेशनल यानी कि दूरदर्शन बन गया। और समाज पर अगर हम प्रभाव की बात करें कि टीवी का और रेडियो का क्या प्रभाव हमें समाज के ऊपर देखने को मिलता है, तो रेडियो और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों ने समाज में सूचना और शिक्षा मनोरंजन का प्रभावी प्रसार किया है यहाँ पर, ठीक है। तो समाज के अंदर अगर हम सूचना की बात करें यानी इन्फॉर्मेशंस की बात करें, शिक्षा की बात करें, मनोरंजन की बात करें, तो यहाँ पर रेडियो और टेलीविज़न ने एक अहम भूमिका निभाया है। जहाँ रेडियो ने श्रव्य माध्यम से व्यापक पहुंच बनाई है, वहीं टेलीविज़न ने दृश्य और श्रव्य दोनों रूपों में सूचना प्रदान करने का काम किया है, ठीक है। तो रेडियो के अंदर क्या होता है, श्रव्य माध्यम में हम सुन सकते हैं चीज़ों को, तो वो अपने एक बहुत बड़े ऑडियंस को टारगेट करता है। और वहीं टीवी की बात करें तो यहाँ पर हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं चीज़ों को। तो इसने भी काफ़ी हद तक यहाँ पर लोगों की मदद की है और समाज में बदलाव और विकास इससे हुआ है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसी के अंदर अगर हम इंटरनेट को जोड़ दें तब तो भैया क्या बात करें, रेडियो और टेलीविज़न, क्या यहाँ पर इंटरनेट की तो बात ही अलग है। स्मार्टफोन जब से आ गया और इंटरनेट उसमें जुड़ चुका है, अरे भैया एकदम क्या बात करें, सारी सीमाओं को पार करते हुए हमारा स्मार्टफोन सबसे आगे निकल रहा है। उसमें रेडियो भी सुनो, कैलकुलेटर है, टीवी देखो, उसमें बात करो और उसके अंदर उसी के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। उसी के अंदर आप जो है डायरी लेखन करो, ठीक है, इस तरह से उसी के अंदर किताब डाउनलोड करके किताब पढ़ो।
जितने भी चीज़ें हैं, टॉर्च हो गया आपका, यानी फ्लैश लाइट अब टॉर्च का जगह ले चुका है कि नहीं, कैमरा, कितनी सारी चीज़ें तो अब हमारा स्मार्टफोन और इंटरनेट ने ही कब्जा कर लिया है। खैर, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत होती है। अभी तक जो हमने ये क्वेश्चंस देखे बच्चों, ये तो इंट्रो था बस। अब हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है उनको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। इंट्रो था, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिए, ठीक है। अब थोड़े से यहाँ पर लाइन वाइज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि डायरी लेखन के एक व्यक्ति के लिए क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। जब डायरी को लिखा जाता है तो एक व्यक्ति के लिए उसके क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो आप लिखेंगे डायरी लेखन के फ़ायदे। पहला, लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि यार हम क्या है, हम क्या फ़ील करते हैं, क्या फ़ील नहीं करते हैं, तो उनको बेटर तरीके से समझ पाते हैं। अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त होते हैं। हमारे अंदर जो एक भार, एक बोझ सा जमा होता जाता है ना, कहीं न कहीं हम उससे धीरे-धीरे मुक्त होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम डायरी लिखते जाते हैं। और ये मैं भी फ़ील कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद डायरी लिख रखी है। आप भी डायरी लेखन ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी डायरी को एकदम सीक्रेट रखिएगा अपने पास, ठीक है? क्योंकि डायरी जो होती है उसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। और आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जैसे कि आने वाले 50-100 सालों बाद, 50 नहीं 100 सालों बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जीवन जो है वो दीर्घकालिक हो, इस तरह से 100 साल आप जिए, चिरकालिक जीवन हो आपका। तो जब 100 साल बाद आप ना रहें तो आपके जो बेटे हों, पोते हों, परपोते हों, वो जब आपकी डायरी पढ़े तो सोचे अरे हाँ, मेरे पापा, मेरे मम्मी इस तरह से थे उस टाइम पे, 2025 में इस तरह से सर की वीडियो देखा करते थे, है ना? और इस तरह से सर ने बताया था उनको डायरी लेखन के लिए और फिर वो उन्होंने डायरी लेखन शुरू कर दिया, है कि नहीं? तो ये फ़ायदों के अंदर आप लिख सकते हैं। मतलब मैंने जो बताया तो वो तो एग्ज़ाम्पल था, यहाँ पर आप चीज़ें लिखी हुई देख सकते हैं। हमें अपने गुणों और अवगुणों का ज्ञान होता है, जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है, ठीक है। डायरी लेखन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमियां हैं, कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर देता है। हम अपने आप से यहाँ पर साक्षात्कार कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे अपने आप से, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप से बातें करने लग जाते हैं कि यार यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। तो जो मैंने ये बोला ना कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने बोला कि आज फलाना-फलाना जगह पे शादी का इन्विटेशन आया है, आज रात को उनकी बारात है और इस तरह से हमें जाना है, ठीक है? पूरा फैमिली जा रहा है, तेरे को भी चलना है, इस तरह से करके। तो आप कहीं न कहीं अपने मन में ही ऐसे सोचने लग जाएँगे और अपने आप से बातें करने लग जाएँगे ऐसे कि यार यहाँ जाऊँ शादी में कि नहीं जाऊँ? तो ये जो आप बातें कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है? तो आप खुद से यहाँ पर मिल रहे हैं, अपने आप से आपका इंटरव्यू हो रहा है एक तरह से। ठीक है? आपका अंतर आत्मा जब बोलेगा कि हाँ, जाना चाहिए तभी आप जाएँगे, समझ रहे हैं? तो जब हम डायरी लिखते हैं ना, तो हम अपने आप से कहीं न कहीं इंटरव्यू ले पाते हैं, हम अपने आप से जुड़ पाते हैं, इसका अवसर हमें मिलता है और डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत के स्मरण कर सकते हैं कि भैया हमारा हिस्ट्री कैसा गया, हर दिन का हिस्ट्री यहाँ पर हमें मिल सकता है कि ये दिन मैंने ये किया था, ये दिन मैंने ये किया था, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है? तो ये डायरी लेखन के कुछ फ़ायदे होते हैं बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक और फ़िल्म की पटकथा में अंतर लिखिए, ठीक है? एक तो देखिए पटकथा हमने समझ लिया कि ऐसी स्टोरी जो कि स्क्रीन प्ले के लिए बनाई जाती है, यानी कि पर्दे पर वो यहाँ पर परफ़ॉर्म करने के लिए वो लिखा जाता है, ठीक है? तो वो हमारा पटकथा होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि नाटक की जो पटकथा होती है और फ़िल्म की जो पटकथा होती है, उसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, नाटक और फ़िल्म की पटकथा में अंतर जो कि इस प्रकार से है। पहला, नाटक के दृश्य बहुत लंबे-लंबे होते हैं, लेकिन फ़िल्म के दृश्य छोटे होते हैं। नाटक अगर आप देखेंगे, तो वो बहुत लंबा होता है। उसमें अगर आप सीन्स को देखेंगे, तो बहुत लंबे-लंबे होते हैं। लेकिन कोई फ़िल्म में अगर आप कोई सीन देखेंगे, तो वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि फ़िल्म को एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है? नाटक में घटना स्थल सीमित होता है, लेकिन फ़िल्म में असीमित होता है। ठीक है? नाटक में एक लिमिटेड स्पेस में ही नाटक जो है वो दिखाया जाता है। लेकिन जो फ़िल्में होती हैं बच्चों, फ़िल्मों के अंदर देखेंगे अभी इंडिया का सीन चल रहा है, अगले ही पल जो है न्यूज़ीलैंड का सीन आने लग जाएगा, अगले ही पल अमेरिका का सीन आने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो घटना स्थल होते हैं, वो सीमित नहीं होते, अनलिमिटेड होता है, यहाँ पर असीमित होता है फ़िल्मों के अंदर। ठीक है? नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, जो कि एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा का विकास यहाँ पर पाई प्रकार का होता है, मतलब कई प्रकार का होता है, पाई लिख गया है, कई प्रकार का होता है। ठीक है? नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपना कला का प्रदर्शन करता है, जबकि फ़िल्म सिनेमा जो होता है आपका, यह पूर्व रिकॉर्डेड छवियाँ एवं दृश्य होते हैं। ठीक है? तो नाटक के अंदर तो लाइव परफ़ॉर्मेंस वगैरह होता है, जहाँ पर वो अपने जैसे
कई सारे सजीव लोगों के सामने वो परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो आपका फ़िल्म वगैरह होता है, ये पहले से ही शूट कर लिया जाता है, पहले से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और देन वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपके लिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पहले से मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ठीक है? तो ये नाटक से भिन्न हो गया। हालाँकि ये कोई फ़िल्म नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है? लेकिन ये नाटक और यहाँ पर जो फ़िल्म होता है उसके बीच में यहाँ पर ये अंतर कुछ इसी तरह से बताया गया है, ठीक है? कि भैया फ़िल्म पहले से रिकॉर्ड करके आगे प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन नाटक को यहाँ पर परफ़ॉर्म किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, एनी फ्रैंक वाली क्वेश्चन के अंदर कि एनी फ्रैंक की डायरी का नाम तथा वह किस भाषा में लिखी गई थी, ये बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था? तो एनी फ्रैंक की डायरी का नाम था द डायरी ऑफ द जैसे कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल करके, ठीक है? और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये डच भाषा में लिखी गई थी। इसके अंदर जीवन जो था उसका 1929 से 45 तक उसके बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है और डायरी में वर्णन जून 1942 से अगस्त तक देखने को मिलता है, ठीक है? जो उसका जीवन था वो 1929 से 45 तक का था और डायरी के अंदर हमें जून 1942 से अगस्त 1944 तक की बातें देखने को मिलती है। काफ़ी फेमस डायरी है बच्चों, ऑलमोस्ट हर जगह आपको इस डायरी के बारे में चर्चा सुनने को मिलेगी बच्चों, क्योंकि बहुत फेमस है ये, ठीक है? और इस डायरी का नाम क्या है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है? एनी फ्रैंक की डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटकथा लिखते समय ध्यान रखना जरूरी है। क्या-क्या ध्यान रखना जरूरी है? तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, किसी भी दृश्य या बंटवारा करते समय, मतलब किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख करना चाहिए। जो भी दृश्य हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी विजुअल्स हम लिख रहे हैं, तो उसका जो घटना स्थल है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है? प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए, ठीक है? और आगे बताया गया है कि प्रत्येक दृश्य के साथ यह सूचना देनी भी आवश्यक है कि वह घटना खुले में अथवा बंद स्थान पर हो रही है कि नहीं? और पत्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो डायरी लिखते समय हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डायरी लिखते समय अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन ये ज़रिया है, ठीक है? जिससे कि हम डायरी लिखते समय ये ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारा दोस्त है। और डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए, है ना? ये नहीं कि आप कोई ऐसा ही कोई रद्दी कॉपी उठा ले और उसमें ही लिखने लग जाए, है ना? थोड़ा-सा मतलब हो कि एक अच्छी नोटबुक हो या कोई पुराने साल की डायरी भी हो तो चलेगा। ऐसा नहीं कि बुक के ऊपर ही आप लिखने लग जाए तो वही आपका डायरी लेखन कहलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथियां लिखनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि पटकथा लिखने में कंप्यूटर के योगदान का वर्णन कीजिए। जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है बच्चों, पटकथा लिखा जाता है, उसमें कंप्यूटर का क्या योगदान होता है? तो देखिए, आजकल कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे कि हम बहुत आसानी से पटकथा लेखन कर सकते हैं, ठीक है? पटकथा लिखने में कोई गड़बड़ी हुई तो कंप्यूटर तुरंत बता देता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है पटकथा में सुधार करने के लिए भी यहाँ पर हमें लाभ देता है, ठीक है? और इन सुझावों को मानना या ना मानना पटकथा लेखक की इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पर चैट जीपीटी, ठीक है? आपने सुना ही होगा इसके बारे में, चैट जीपीटी, ठीक है? अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई भी पटकथा लिखनी है, तो आप सीधा जाइए चैट जीपीटी पर और लिख दीजिए एक पटकथा लिख करके बताइए, है कि नहीं? और वहाँ पर आपको लिख करके बता दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, चैट जीपीटी खोलकर यहाँ पर आपको लिख करके ही दिखाता हूँ बच्चों, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने चैट जीपीटी खोल लिया है और चैट जीपीटी के ऊपर मैंने लिखा है कि एक राजा जिसका नाम जो है राजा वीर सिंह था और उसके राज्य का नाम गंगापुर था, उसको ऊपर जो है आपको एक पटकथा लिख करके बताना है मुझे, ठीक है? तो इस तरह से मैंने लिख दिया है और मैं अब इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। देखिए, तो कैसे हमें पटकथा लिख करके दिखाएगा, ये रहा हमारा पटकथा कि पटकथा राजा वीर सिंह और गंगापुर की संघर्ष गाथा, स्थान गंगापुर, ठीक है? चरित्र बता दिया यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में, ये देखिए रानी, राजपुरुष, इस तरह से समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर लिख के दिखा दिया। दृश्य 1 हमारा, ठीक है? यानी कि जो सीन 1 रहेगा, सीन 2 क्या रहेगा, सीन 3 क्या रहेगा, सारा का सारा यहाँ पर लिख करके हमें चैट जीपीटी बता रहा है। सोचिए कितना कमाल का है। ये वर्तमान आधुनिक समय का बता रहा हूँ मैं। अगर मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं लिख दूँगा इन इंग्लिश, ठीक है? अगर मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैंने लिख दिया है इन इंग्लिश और यही स्क्रिप्ट यहाँ पर मुझे इंग्लिश में लिख करके बता रहा है, ये देख रहे हैं? अगर मुझे कोई और लैंग्वेज में चाहिए, जैसे मेरे को उर्दू में चाहिए, ठीक है? तो उर्दू में लिख करके मैं बोलूँगा, तो अगर खाली मैं उर्दू भी लिख देता हूँ इस तरह से, तो ये मुझे उर्दू में जो है ये लिख करके बता देंगे।
जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे उर्दू में लिख के दो, तो ये मुझे उर्दू में लिख करके दे देंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप किसी भी भाषा में यहाँ पर चैट जीपीटी जैसे आधुनिक जो एआई मॉडल्स है, इससे आप यहाँ पर पटकथा और अपने पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये उर्दू में भी हमें पूरा लिख करके बता रहे हैं। खैर, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पटकथा अध्याय में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने समझा पटकथा के बारे में, जो कि आपका स्क्रिप्ट होता है बेसिकली। इसके अंदर आपका फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है, और फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। और फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियों का योग करने के बाद हमें वर्तमान में आना ज़रूरी है, और पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। ठीक है? तो ये आपने अक्सर सीरियल वगैरह में देखा होगा, वो होता है ना, धूम तनाना धीम 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 धा, इस तरह से करके, गोपी बहू तुमने कुकर में क्या चढ़ाया था, रसोड़े में कौन था, ऐसे करके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है। फ्लैशबैक के अंदर मतलब क्या होता है ना कि स्टोरी में आप देखेंगे तो आपको एकदम पीछे ले जाते हैं अतीत में कि यहाँ पर क्या घटना घटी थी, उसके बाद फ्लैश फॉरवर्ड करके यहाँ फ्यूचर में लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो योग होता है, यानी जोड़ होता है, मिला करके जो इस तरह से पटकथा लिखी जाती है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटकथा की संरचना का वर्णन कीजिए। बड़े ध्यान से समझिएगा पटकथा की संरचना। देखिए, फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य कुछ होते हैं। कहानी का क्रमिक विकास, बंधव, समाधान आदि सभी कुछ होते हैं। इसमें छोटे-छोटे दृश्य, असीमित घटनास्थल होते हैं। इसमें एक ही समय में अलग-अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है, और इसमें फ्लैशबैक और अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये पटकथा की संरचना का वर्णन है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें देखने को मिलता है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि किन्हीं 4 प्रसिद्ध डायरियों और उनके लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे प्रसिद्ध जो डायरी है, वो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है, वो है आपका एनी फ्रैंक का द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, अगला है एक साहित्यकार की डायरी, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। अगला जो सो कि पोरों में पंख बांध कर, ठीक है, इस तरह से पोरो है ये, इसमें पंख बांध कर, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है ना, ये आपका इस टाइप है। अगला सुस में 25 मार्च, तो ये राहुल सातकन्यान जी का है। अगला है सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास जी का है ये। ठीक है, ये यहाँ से होगा, ये इनका नाम है। अगला हरी घाटी जो है, ये डॉक्टर रघुवंश जी का है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ और उनके लेखक के नाम है। ठीक है, चलिए ये वाला ध्यान रखिएगा, ये सुदूर दक्षिण पूर्व ये जो है आपका, ये सेठ गोविंद दास जी का है। ठीक है, यहाँ से ये नाम आएगा, सेठ गोविंद दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर बताइए। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगला है पटकथा लिखते समय हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पटकथा लिखते समय किसी भी दृश्य का बँटवारा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बँटवारा कर रहे हैं, है ना? कैसे हम सीन्स को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। दृश्य का उल्लेख करना आवश्यक है। ओके, प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख करना ज़रूरी है कि भैया ये दृश्य किस जगह पे शूट होगा, कहाँ होगा, नहीं होगा। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक दृश्य के साथ यह सूचना देनी आवश्यक है कि वह घटना खुले में अथवा बंद स्थान पर हो रही है, और पत्रों के गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के माध्यम से देना चाहिए। ठीक है, या माध्यम में देना चाहिए। ओके, अगला पटकथा की मूल इकाई क्या है और वह कैसे है? तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है, पटकथा लिखा जाता है, वो दिखाने के लिए तो लिखा जाता है, तो इसकी जो मूल इकाई होगी वो दृश्य होगा बच्चों। आगे देखिए बताया गया है एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर होता है। ठीक है, यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। ठीक है, इस तरह से बताया गया कि अगर कोई भी चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिला कि हाँ इस तरह से सीन लिखा हुआ है, उसमें कोई भी चेंज होगा, तो पूरा यहाँ पर आगे का प्रोसेस ही पूरा चेंज हो जाएगा। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक आरोह के रजनी पाठ में दृश्य की एक लीलाबेन के फ्लैश का है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका दिखाया गया है, जो लीलाबेन का यहाँ पर फ्लैट है, सॉरी फ्लैट का यहाँ पर हमें दिखाया गया है। और दोपहर का भोजन जो है उसमें भी है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन ये और ऊपर कई सारे क्वेश्चन 15-17 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।